जैव प्रक्रम पाठ का हमारा आखिरी टॉपिक है उत्सर्जन। आइए उसको शुरू करते हैं। ये उत्सर्जन क्या है? हमारे शरीर में जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होता है जैसे कि यूरिया, उसको बाहर निकालने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन। आप याद कीजिए, पोषण में आपने जब उसके चरण पढ़े थे तो उसका आखिरी चरण था बहिक्षेपण। तो बहिक्षेपण और उत्सर्जन में ये अंतर है कि बहिक्षेपण में हमारा जो अपशिष्ट निकलता है वो ठोस या अर्ध ठोस के रूप में शरीर से गुदा द्वार से होते हुए बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन उत्सर्जन में वो हमारा किस रूप में निकलता है? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हमारे शरीर से निकलता है। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। फिर एक छोटी सी परिभाषा आ जाती है कई बार, परासरण नियंत्रण। ये वो प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर में जल और आयनों की जो मात्रा है उसका संतुलन बनाए रखना है। आपने अक्सर देखा होगा, जब भी थोड़ी कमजोरी महसूस होती है या कुछ भी होता है तो डॉक्टर तुरंत कहते हैं कि नींबू पानी का घोल ले लीजिए या इलेक्ट्रॉल ले लीजिए। क्यों? क्योंकि अच्छे से जल ना पीने से क्या हो गया? आयनों में डिसबैलेंस हो गया, उसको मेंटेन करना है। तो वो यही है परासरण नियंत्रण, जिसे इंग्लिश में ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। शरीर में जल की उचित मात्रा तथा उपयुक्त आयनों का संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया को परासरण नियंत्रण कहते हैं। अब हम अपना उत्सर्जन पादपों से शुरू करते हैं। पादप कुछ विधियों द्वारा अपने शरीर से उत्सर्जी पदार्थ निकालते हैं, जैसे O2 और CO2 को वो रंध्रों और वात रंध्रों के माध्यम से निकालते हैं। जो ज्यादा जल होता है उसे वाष्पोत्सर्जन क्रिया के माध्यम से निकालते हैं। कुछ जो अपशिष्ट होते हैं वो पत्ती में ही रहते हैं, तो जैसे पत्ती पेड़ से गिर के झड़ जाती है तो वो अपशिष्ट भी चले जाते हैं, और अन्य विधियां हैं हम देख लेते हैं। उत्सर्जक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए पादप निम्नलिखित विधियों का उपयोग करते हैं। सबसे पहला, पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन जड़ों के द्वारा मृदा में करते हैं। जड़ों के माध्यम से किसमें? मृदा में, मतलब कि सॉइल में, मिट्टी में अपने अपशिष्ट पदार्थ निकाल देते हैं। कुछ उत्सर्जक पदार्थ पत्तियों में भंडारित रहते हैं, जो पत्तियों के गिरने के साथ हट जाते हैं या गिर जाते हैं। पादप अपने गैसीय अपशिष्ट पदार्थ कौन से हो गए? O2 और CO2 का निष्कासन पत्ती पर उपस्थित रंध्रों और तने पर उपस्थित वात रंध्रों द्वारा करते हैं। पादप ठोस अपशिष्ट पादों को कोशिकीय रिक्तिका में संचित करते हैं। नेक्स्ट, जड़ों द्वारा अवशोषित अनावश्यक जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल में मुक्त कर दिया जाता है। और आखिरी है, कुछ उत्सर्जक उत्पाद जैसे रेजिन, गोंद आदि विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित हो जाते हैं। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कि पादप किन विधियों द्वारा उत्सर्जन को संभव करते हैं या कैसे उनमें होती है। तो ये पूरा आंसर है जो आपका सॉल्व हो गया है। जंतुओं में उत्सर्जन। जब आपने कक्षा 9th में संघ पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ा होगा कि अलग अलग संघ में अलग अलग उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। वही कुछ उदाहरण यहाँ लिखे हैं, जैसे कोशिका सतह। कोशिका सतह की मदद से कौन उत्सर्जन करता है? अमीबा। ज्वाला कोशिकाएं, फ्लेम सेल्स, कौन करता है? प्लेनेरिया। वृक्क नलिकाएं, कौन? इसका उदाहरण केंचुआ। और वृक्क मनुष्य। अब हम शुरू करते हैं मनुष्य में उत्सर्जन। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क, जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकाल रहा है। लेकिन वृक्क के अलावा कुछ और भी उत्सर्जी अंग हैं, वो हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क है। अन्य कुछ उत्सर्जी अंग इस प्रकार हैं। त्वचा। त्वचा क्या निकालती है? पसीने को। तो पसीने को मुक्त करता है, ये भी तो उत्सर्जी पदार्थ है। आंत, अभी बताया था मैंने आपको, मल को ये बाहर निकालती है गुदा द्वार से, मल को शरीर से बाहर निकालता है। यकृत, याद कीजिए यकृत के कार्य में लिखवाया था, यूरिया को ये निष्कासित करता है शरीर से, तो यूरिया का निष्कासन करता है। अंत में है फेफड़े। ये कौन सी गैस हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अब हमने जंतुओं को उनके कुछ विभाजन किया है कि कौन क्या हमारे
हमारा निकाल रहा है। जैसे कि नाइट्रोजन अपशिष्ट में क्या क्या आता है, यूरिया आ गया, अमोनिया आ गया, यूरिक अम्ल आ गया, अमीनो एसिड आ गया। तो देख लेते हैं थोड़े से इनके क्या उदाहरण है। जैसे अमीनो अम्ल कौन सा निकालता है, जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा में आपने पढ़ा होगा सीप, तो ये हमारा कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकालता है, अमीनो अम्ल। जो हमारे अमोनिया निकालते हैं वो कौन होते हैं, जैसे जो जलीय जीव होते हैं, मेढक का लार्वा, मछली। और जो हमारे यूरिक एसिड निकालते हैं, जो हमारे सरीसृप हो गए और पक्षी हो गए, ये क्या निकालते हैं, यूरिक एसिड निकालते हैं। और हमारा यूरिया जो मनुष्य और मेढक। अब हम अपना शुरू करने जा रहे हैं मानव में उत्सर्जी तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र से संबंधित जो अंग हैं वो इस प्रकार हैं। वृक्क यानी किडनी, मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय, मूत्र मार्ग। ये हम चित्र देख लेते हैं। ये क्या है, हमारे वृक्क यानी किडनी, ये बायां वृक्क है और ये दायां। आप थोड़ा देख रहे होंगे कि जो दायां वृक्क है वो थोड़ा सा नीचे है बायां वृक्क की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो लीवर है, जो यकृत है, वो उसकी थोड़ी पोजीशन एडजस्ट करने के लिए ये वृक्क थोड़ा नीचे होता है। और वृक्क हमारी रीढ़ की हड्डी के स्थित बीच में होते हैं पीछे। यहाँ से ये क्या है, ये जो ट्यूब जैसी नलिकाएं, जैसे मूत्रवाहिनी, वृक्क जो मूत्र बनाती है वो मूत्रवाहिनी द्वारा कहाँ तक आता है, मूत्राशय में। मूत्राशय क्या है, हमारा एक थैले जैसी संरचना है। जब तक हम मूत्र को पास नहीं करते हैं, निष्कासित नहीं करते हैं, वो यहीं स्टोर रहता है और फिर मूत्र मार्ग द्वारा हमारे शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वृक्क। वृक्क सेन के बीज की आकृति का होता है, आप देख ही सकते हैं। इसकी संख्या कितनी है, इनकी 2। वृक्क उदर में यानी पेट में, डायफ्राम के नीचे, उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक्क द्वारा अलग किए गए अपशिष्ट पदार्थ को क्या कहते हैं, मूत्र कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 8 से 12 लाख महीन, लंबी तथा कुंडलित रचनाएं होती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। याद कीजिए, जब मैंने श्वसन के वक्त फेफड़े पढ़ाए थे तो उसमें कूपिकाएं थी जो उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई थी, गुब्बारे जैसी। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर वृक्क की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन, जिसे हम वृक्काणु भी कहते हैं। कूपिकाएं लगभग दोनों फेफड़ों में मिलाकर 300 मिलियन थी और ये लगभग कितनी है, प्रत्येक वृक्क में 8 से 12 लाख। वो गुब्बारे के नुमा संरचना में थी और ये क्या है, बहुत ज्यादा कुंडलित। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे सचित्र। वृक्क के कुछ निम्नलिखित कार्य हैं, सभी जानते हैं। सबसे पहला तो ये नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। इसके साथ ही रुधिर के पीएच मान को भी नियंत्रित रखते हैं। और लास्ट, ये शरीर में आयन यानी लवणों की मात्रा को संतुलित करता है, जिससे रुधिर दाब भी नियंत्रित रहता है। यानी परासरण जो हमारा है, परासरण नियंत्रण, उसको ये बनाए रखता है, आयनों की मात्रा को। मूत्रवाहिनियां, मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में जाता है। मूत्रवाहिनी लगभग हमारी 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। मूत्राशय, यहाँ मूत्र निष्कासन हेतु एकत्र होता है। मूत्रमार्ग, यहाँ से मूत्र उत्सर्जित हो जाता है। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं हमारे नेफ्रॉन की संरचना। ये कई बार पूछ ली जाती है और इसका चित्र, जैसे आप लोगों को हृदय के चित्र बहुत कठिन लगता है, ठीक ये भी बहुत कठिन लगता है देखने में, पर उसको भी हम सरल उसमें बनाना सीखते हैं। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, नेफ्रॉन हमारे वृक्क का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो अब हम इसकी संरचना डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये निम्न संरचनाओं से मिलकर बना होता है। सबसे पहला मेल्फिगियन कणिका और रीनल नलिका। मेल्फिगियन कणिका में 2 भाग, ग्लोमेरुलस और वोमेन संपुट। ये जो ग्लोमेरुलस होता है ये एक केशिका गुच्छ होता है, गुच्छा होता है ये कोशिकाओं का, जो रुधिर को छानता है। इसकी भित्ति से रुधिर छन जाता है। वोमेन संपुट जैसे प्याली होती है ना, कब डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल ये प्याले के आकार का होता है। और रीनल नलिका, जैसा कि ये बहुत कुंडलित संरचना है, तो रीनल नलिका वही भाग है, इसका कुंडलित भाग है। ये कुंडलित संरचना है जो निम्न भाग से मिलकर बनी है। सबसे पहला समीपस्थ
कुंडलित नलिका, फिर हैंले रूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका और अंत में मूत्र संग्रही नलिका। नाम थोड़े डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे इसको 2-3 बार तो ये नाम आपको याद हो जाएंगे। हृदय के साथ साथ कई बार इसकी संरचना भी पूछ ली जाती है कि नेफ्रॉन का चित्र बनाइए। तो देखिए, पहले मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं इसको भी बनाना बताऊंगी। ये जो आप डबल लेयर स्ट्रक्चर देख रहे हैं कप की प्याली का, ये क्या है आपका वुमेन संपुट। ये जो इसमें केशिका गुच्छ है, ये क्या है ग्लोमेरुलस। और यहाँ से ये जो मोटी से व्यास की ये जो नलिका निकली, ये क्या है समीपस्थ कुंडलित नलिका। फिर ये यू आकृति की जो आपको ट्यूब दिख रही है, ये क्या है हैंले लूप। फिर यहाँ से व्यास बढ़ गया है, वो नलिका क्या है दूरस्थ कुंडलित नलिका। और यहाँ पे ये क्या है हमारी संग्रह नलिका, यहाँ पे मूत्र आ जाएगा। तो ये बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ लगभग 8 लाख हैं आपके एक वृक्क में हमारे नेफ्रॉन। तो यहाँ पे ये कई सारे नेफ्रॉन की ये क्या है वो है ये दूरस्थ कुंडलित नलिका जाके जो खोल रही है, किसमें जाके संग्रह नलिका। और यहाँ से हमारा क्या निकल जाता है मूत्र निकल जाता है। और ये क्या है हमारे ये रुधिर केशिका का जाल है। वृक्क धमनी रुधिर को लेकर गई और फिर ग्लोमेरुलस की भित्ति ने उसको छाना, और किसने ये हमारा फिर यहाँ से होते हुए फिल्टर होते हुए इसके ये रीनल नलिका वाले भाग ने अच्छी चीजों का क्या कर दिया अवशोषण कर लिया, जो जरूरत आवश्यकता वाले पदार्थ हैं और जो उत्सर्जन करना है उन पदार्थों को निकाल दिया। और यहाँ से फिर ये हमारा वृक्क शिरा में जाकर निकलती है। मूत्र निर्माण विधि पढ़ने से पहले मैं आप सभी को नेफ्रॉन का चित्र कैसे बनता है वो बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हम क्या बना लेंगे वुमेन संपुट, जो हमारा कैसा है एक तरीके से डबल लेयर स्ट्रक्चर है प्याली के बिल्कुल आकार का। तो ये हमने बना लिया। अब यहाँ से हम समीपस्थ कुंडलित नलिका निकालेंगे, जिसका व्यास हम थोड़ा मोटा रखेंगे। इस तरीके से ये निकाल दिया। अब हम इससे पतला व्यास करते हुए क्या बनाएंगे यू शेप संरचना, आधा यू इस तरीके से। आप देख रहे होंगे समीपस्थ उसका व्यास काफी मोटा है, ये पतला हो गया। अब फिर से यहाँ से व्यास बढ़ा देंगे और कौन सी नलिका बनाएंगे ये दूरस्थ वाली बनाएंगे इस तरीके से। और फिर एक हम क्या बना देंगे संग्रह नलिका, जहां से हमारा क्या निकल जाएगा मूत्र। और ये क्या बना देंगे इसमें हम वो केशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस, जो यहाँ पे जा रही है, लेके कौन जा रही है ये हमारी वृक्क धमनी, और लेकर कौन आई ये वृक्क शिरा लेकर आई जब ये फिल्टर हो गया। और इसके चारों ओर हम क्या करेंगे केशिका का एक जाल बना देंगे। समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम वुमेन संपुट, फिर हम समीपस्थ वाला कुंडलित नलिका बनाएंगे, फिर ये हैंडले लूप जो यू शेप के यू आकृति का है, फिर दूरस्थ वाली, और फिर ये हमारी संग्रह नलिका, ये इसमें फिर हम बना देंगे ये जो गुच्छ है उसका केशिका का, और फिर ये केशिका का जाल बना देंगे। मूत्र निर्माण विधि शुरू करने से पहले मुझे आपकी एनसीईआरटी की बुक का एक क्वेश्चन याद आ रहा है, जिसमें पूछा है कि वृक्क में उपस्थित नेफ्रॉन और फुफ्फुस यानी फेफड़े में उपस्थित कूपिकाओं की क्रियाविधि की तुलना कीजिए। तो मेरे ख्याल से अब आप ये कर सकते हैं। हमारा नेफ्रॉन कैसे आकृति के हैं बहुत कुंडलित, और वो कैसी आकृति की है कूपिकाएं हमारी बिल्कुल जैसे गुब्बारे या फिर अंगूर का गुच्छा। दोनों ही क्या करते हैं सतही क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। हमारा जो नेफ्रॉन है वो किसकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है हमारे वृक्क की, और जो हमारी कूपिका है वो हमारे फुफ्फुस की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। फुफ्फुस में जो कूपिकाएं हैं वो क्या करती हैं सतह देती हैं, जिससे हमारे गैसों का आदान प्रदान हो सके। और जबकि हमारा ये जो नेफ्रॉन है ये हमारे शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में सहायक है। तो और आप उसकी संरचना का वर्णन कर सकते हैं। ठीक उसी तरह एक क्वेश्चन और है कि आप नेफ्रॉन का चित्र बनाएं और उसकी क्रियाविधि और उसका स्ट्रक्चर उसकी संरचना बताएं। तो वो पूरा मैं बता चुकी हूँ। अब हम देखते हैं मूत्र निर्माण विधि। मूत्र निर्माण विधि में हमारे 3 प्रक्रिया होती है, 3 चरण होते हैं। सबसे पहला ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, दूसरा चयनित पुनरावोषण, तीसरा नलिका विसर्जन। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में क्या होता है
इस चरण में जो वृक्क धमनी रक्त लेकर आ रही है वो ग्लोमेरुलस की भित्ति पर आकर छन जाता है। पहले कहाँ आएगा, हमारा जो प्याले की आकृति का संपुट है, वुमेन संपुट, वहां आएगा और ग्लोमेरुलस की भित्ति उसको छान देगी। छानने के बाद जो हमारे पास तरल निकला उसे हम क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। और इस फिल्ट्रेट में क्या क्या है, ग्लूकोज, लवण, अम्ल तथा नाइट्रोजन के यौगिक। चयनित पुनरावशोषण में क्या होगा कि अगर इस फिल्ट्रेट में जितने अच्छे पदार्थ आ गए हैं जो उपयोगी हैं उनका क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा। और नलिका विसर्जन में क्या होगा, जो नलिका है, जो केशिका का गुच्छा है, जो केशिका का जाल है, वो क्या करेंगे, अपने उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया और यूरिक अम्ल को उसमें डाल देंगे जिससे कि वो बाहर शरीर से जा सके। एक क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का कि मूत्र बनना आपके शरीर में कैसे, मतलब नियमन होता है, मूत्र की मात्रा। मूत्र बनने की मात्रा हमारे शरीर में जो अनावश्यक जल है और जो अपशिष्ट पदार्थ है, मतलब कि जो वर्ज्य पदार्थ है, उनकी मात्रा पर निर्धारित करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि गर्मी में जो यूरिन, जो मूत्र आता है वो अधिक कैसा होता है, पीला होता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में गर्मी की ऋतु में वैसे ही क्या निकल रहा होता है, बहुत ज्यादा पसीना, और जल ना निकल जाए इसलिए मूत्र से क्या होता है, वो जल का अवशोषण हो जाता है। और इसकी अपेक्षा शीत ऋतु में क्या होता है, हमारे शीत ऋतु में पसीना नहीं आ रहा होता तो पानी की अधिकता हो जाती है, तो हमारे मूत्र की मात्रा भी बढ़ जाती है। और जितने हमारे शरीर में वर्ज्य पदार्थ होंगे उतना ही ज्यादा हमें मूत्र बनता है। यही सब लिखा है, पढ़ लेते हैं। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, इस चरण में वृक्क धमनी रुधिर लेकर वोमेन संपुट में पहुंचती है जहां ग्लोमेरुलस की भित्ति से रुधिर छन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, छना हुआ तरल, जिसे हमने क्या कहा है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, वोमेन संपुट में एकत्रित हो जाता है। इस फिल्ट्रेट में ग्लूकोज, लवण, अम्ल तथा नाइट्रोजन के यौगिक उपस्थित होते हैं। चयनित पुनरावशोषण, इस चरण में ग्लूकोज, जल व अन्य उपयोगी पदार्थ का नलिका द्वारा चयनित पुनरावशोषण हो जाता है। यही एक इम्पोर्टेंट नोट है, मूत्र बनने की मात्रा का नियमन शरीर में उपस्थित अनावश्यक जल की मात्रा तथा शरीर में उपस्थित वर्ज्य पदार्थों की मात्रा के आधार पर होता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में पसीने के रूप में जल के निकल जाने के कारण मूत्र की मात्रा कम हो जाती है, और शीत ऋतु में पसीना बहुत कम आता है इसलिए शरीर में जल की अधिकता हो जाने से मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है जो यहाँ कवर हो गया। अब नलिका विसर्जन, जो भी अपने उत्सर्जी पदार्थ है वो नलिका उसमें डाल देगी। इस चरण में नलिका द्वारा अतिरिक्त अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल उत्सर्जित कर दिया जाता है। वृक्क द्वारा अलग किए गए अपशिष्ट को क्या कहते हैं, मूत्र कहते हैं। और अपशिष्ट को अलग करने के बाद साफ रुधिर को वृक्क शिरा द्वारा वापस भेज दिया जाता है। कितने चरण है मूत्र बनने के निर्माण में, 3, और तीनों ही अपने नाम पर आधारित है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस ने क्या कर दिया, रुधिर को फिल्ट्रेट कर दिया। चयनित पुनरावशोषण, जो अच्छे पदार्थ है, उपयोगी पदार्थ है, उनका अवशोषण हो गया, उनका रीएब्जॉर्प्शन हो गया। नलिका विसर्जन, यहाँ पे क्या हो गया, जो उपयोगी पदार्थ नहीं है, जो अपशिष्ट है, उनका सीक्रेशन हो गया, उनका विसर्जन हो गया। हमारा लास्ट टॉपिक है कृत्रिम वृक्क अपोहन। आप खुद सोचिए, अगर हमारा वृक्क, हमारी किडनी काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, क्या होगा, हमारे शरीर में जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ हैं वो एकत्रित होते रहेंगे, जो हमारे शरीर के लिए घातक भी हो सकते हैं, जिससे मनुष्य की जान जा सकती है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, उसको क्या दिया जाता है, हीमोडायलिसिस यानी कृत्रिम वृक्क पर उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे उसके रुधिर से जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट है उनको अलग किया जा सके। इस विधि को ही हम कहते हैं अपोहन। तो देखते हैं क्या है, कई कारण जैसे संक्रमण, आघात, इन कारणों से वृक्क की क्रियाशीलता कम हो
हो जाती है, जिससे विषैले अपशिष्ट पदार्थ शरीर में संचित हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। इस अवस्था में कृत्रिम वृक्क द्वारा नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अलग कर दिया जाता है। इस विधि को ही अपोहन कहते हैं। यहाँ पर हमारा जेएफ प्रक्रम पाठ फिनिश हो गया है। अब हम पूरे पाठ का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कैसे कैसे इसको स्टार्ट किया था। जेएफ प्रक्रम पढ़ा था हमने सबसे पहले, उसकी परिभाषा, उसके बाद हमने पढ़े थे जेएफ प्रक्रम में 4 प्रक्रम आएंगे इस पाठ में हमारे, पोषण, हमारा श्वसन, परिसंचरण और हमारा उत्सर्जन। और इनको हमने कैसे कैसे पढ़ा, पहले पादप में और फिर जंतुओं में। पोषण में हमने सर्वप्रथम पोषण की परिभाषा और उसका विभाजन पढ़ा। उसके बाद हमने पादप में पोषण यानी प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण प्रक्रिया को बहुत अच्छे से उसके महत्व के साथ फिनिश किया। फिर हमने जंतुओं में जब पोषण शुरू किया तो सबसे पहले हमने जंतुओं में पोषण के जो चरण थे 5 उनको डिस्कस किया। उसके बाद हमने अमीबा का पोषण विधि बहुत अच्छे से सचित्र हमने उसको समझा। फिर हम आ गए थे अपने मानव के पाचन तंत्र पे, जहां हमने आहार नाल और पाचन ग्रंथियों की बात की थी। हमारा नेक्स्ट जेएफ प्रक्रम था हमारा श्वसन, जिसमें हमने श्वसन और सांस लेने में अंतर समझा। उसके बाद हमने श्वसन के प्रकार पढ़े और फिर हमने पादप में श्वसन में रंध्र और वातरंध्र की बात की। और उसके पश्चात हमने मानव के श्वसन तंत्र की क्रमागत अंक पढ़े और इसमें कैसे सांस लेने की क्रिया होती है, अंतःश्वसन और निःश्वसन, वो भी पढ़ा। और साथ ही साथ हमने पढ़ा कि गैसीय विनिमय यानी गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। उसके बाद हमने हमारा परिसंचरण तंत्र शुरू किया, जिसमें हमने पादपों में परिसंचरण पढ़ा कि जाइलम क्या करता है, जड़ों से पानी को पत्तियों तक और उसके अन्य भागों तक पहुंचाता है और फ्लोएम जो भोजन बना है पत्ती में उसको नीचे तने और जड़ों तक पहुंचाता है। उसके बाद हमने परिसंचरण तंत्र के 4 घटक को बहुत डिटेल में पढ़ा। पहला घटक हमने पढ़ा था रुधिर। उसके बाद रुधिर हमारे 2 भाग में विभाजित थे, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा लगभग 55% था और रुधिर कणिकाएं हमारे 45%। उसके बाद हमने रुधिर वाहिनियां पढ़ा, क्योंकि रुधिर हमारे वाहिनियों में बहकर जाता है, तो इसमें हमने धमनी, शिरा और रुधिर केशिकाएं पढ़ा। धमनी और शिरा का हमने अंतर बहुत अच्छे से समझा कि धमनी हमारी गहराई में स्थित होती है और ये ऑक्सीकृत रुधिर लेके चलती है केवल पल्मोनरी धमनी को छोड़कर, और जबकि शिरा कैसा रक्त लेके चलती है, अनऑक्सीकृत रक्त लेकर केवल पल्मोनरी शिरा को छोड़कर। उसके बाद हमने हृदय को सचित्र समझा और उसमें हमने दोहरा रक्त परिसंचरण भी समझा। फिर कुछ छोटे छोटे टॉपिक जैसे रुधिर वर्ग, हृदय स्पंदन, हृदय दाब, ये सब भी हमने पढ़े। और अंत का जो हमारा परिसंचरण तंत्र का घटक था लसिका, हमने वो भी कंप्लीट किया। और आखिरी हमारा जो जेएफ प्रक्रम था उत्सर्जन, हमने उत्सर्जन की परिभाषा समझी और हमने उसके बाद पादप में पढ़ा। फिर जंतुओं में हमने वृक्क की इकाई के बारे में पढ़ा, वृक्क की संरचना, वृक्क की इकाई नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा। और फिर हमने मूत्र निर्माण की विधि समझी और अंत में हम यहाँ कृत्रिम वृक्क के बारे में भी हमने जाना। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा लेंदी हो गया। मुझे उम्मीद है मैंने जितना पढ़ाया, जितने नोट्स दिए, उससे आप सभी के एटलीस्ट एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ ये पाठ ठीक से समझ आया होगा। धन्यवाद।